आज मुझे संघ ने आदेश दिया है चिकित्सा शिक्षा स्वरोजगार के ऊपर कॉन्सेप्ट देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज की जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत ही भयावह है। ये परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का समय इस सेंस में कि ये द्वितीय बुद्ध काल का समय चल रहा है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हुई हैं कि 2600 2500 और 2600 साल के बाद पुनः बुद्ध का शासन काल आएगा। ये बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बोला है और ये भी बात बोली है कि इसका प्रकाश भारतवर्ष से उठेगा। और देखा भी गया कि यहाँ 69 से सबसे पहला कार्यक्रम जो चला, विपश्यना का कार्यक्रम तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भारत में शून्य था, कुछ भी नहीं था इस भारतवर्ष में। मैंने खुद जो है 99 के पहले विपश्यना शब्द सुना भी नहीं था। अगर सुना होगा तो दिमाग में नहीं था। लेकिन इस भारतवर्ष में म्यांमार से ये शब्द आया और ये विद्या आई और ये भी भविष्यवाणी थी, इस विपश्यना का डंका पूरे विश्व में जाएगा, पिटेगा, बजेगा। और वही आज हो रहा है क्योंकि उस समय का काल जो हमारा था स्वर्णिम युग था और हमारा देश विश्वगुरु था। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग आते थे, पढ़ते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर जाते थे। यहाँ शिक्षा ही नहीं होती थी, विद्या भी होती थी। वो सारी की सारी ज्ञान और विज्ञान की शिक्षाएं यहाँ होती थी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, धर्म, अर्थशास्त्र, सारी की सारी शिक्षाओं का बहुत ही बृहद रूप था। और जितने भी यहाँ शिक्षण संस्थान थे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा होती थी। उस तरीके की विश्व में कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिस तरीके की हमारी यहाँ यूनिवर्सिटीज थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरीके की करीब कई यूनिवर्सिटीज थी जहां बाहर से लोग आकर के ज्ञान और विज्ञान सब कुछ पढ़ते थे और बाहर जाकर के वो उसका जो है प्रयोग करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज हम दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए और बाहर जाकर के शिक्षा लेते हैं तो समझते हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा वहां ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम देखें, भले ही शिक्षा का स्तर यहाँ का गिर चुका हो, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन भारत से बाहर गई है और उस टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से विश्व में लोगों ने संभाला है, अगर वो हमारे देशवासी बाहर से भारत के अंदर आ जाए तो भारत को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी हम बाहर जाकर के दूसरों का तो काम कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। क्योंकि ये जो शिक्षा का कार्यक्रम था ये पूर्ण भौतिकवादी हो गया। अगर ये भौतिकवादी के साथ अध्यात्म जुड़ा होता, आत्मिक विज्ञान जुड़ा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहुत सारे लोग आज भी यहाँ के देश की शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती।
बहुत सारी रिसर्चेज जो यहाँ होती हैं, यहाँ के नाम से पब्लिश नहीं होती, वो बाहर भेज दी जाती हैं और बाहर से फिर वो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, क्योंकि यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां कुछ दूसरे ढंग की हो गई हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों को देखा, वैज्ञानिकों से इंटरव्यू लिया दिया है, तो उसमें मुझे यही जानकारी मिली कि हमारे अंदर अनुसंधान, हमारे यहाँ अनुसंधान तो बहुत होते हैं, प्रयोग बहुत होते हैं, रिसर्च तो बहुत होती है, लेकिन वो रिसर्च हमारे यहाँ लागू नहीं होती। अगर रिसर्च का प्रयोग हम अपने देश के लिए करें और हमारा उद्देश्य केवल और केवल थीसिस लिखना या अनुसंधान करना ही उद्देश्य नहीं था। हमारी थीसिस का उद्देश्य पहले हुआ करता था पीड़ित मानवता को सुख सुविधा पूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करे, इसके लिए हमारी शिक्षा होती थी। शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं होती थी। शिक्षा का उद्देश्य विद्या के साथ जीवन जीने की कला भी होती थी। आज जीवन जीने की कला अलग हो गई है, शिक्षा अलग हो गई, जो केवल जीविकोपार्जन का साधन बन गई है। यही कारण है कि हम मानव मानव एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। केवल और केवल स्वार्थ परता ही आ गई है। स्वार्थांधता इतनी ज्यादा आ गई है कि हम भाई को भाई ही नहीं समझते, और ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो समता, बंधुता, एकता का था, सुख और सुविधा बढ़ाने का था, एक दूसरे को सुख सुविधा देने का था। यहाँ का जितना भी कल्चर था वो इसी तरीके का था। खुद हम भूखे रह लेंगे लेकिन अतिथि हमारा भूखा ना जाए, ये हमारी परंपरा थी। लेकिन आज क्या है कि हमारा पेट भरना चाहिए, दूसरा चाहे भूखा पड़ा रहे, कोई मतलब नहीं। तो ये जो स्वार्थपरता की शिक्षा आ गई है, इसकी वजह से हमारे सामने दिक्कतें आ गई। दूसरा, जो हमारा चिकित्सा जगत है, हमारे यहाँ की चिकित्सा विश्व में सर्वोपरि थी। सर्जरी भी महत्वपूर्ण थी और भेषज भी बहुत महत्वपूर्ण था, और हमारी जड़ी बूटियां इतनी महत्वपूर्ण थी कि जड़ी बूटियां बोलती थी। बोलती का कहने का तात्पर्य, जड़ी बूटी का जैसे ही सेवन करता था आदमी का स्वास्थ्य अपने आप संभलता था। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे डिटोरेशन उसका हो, उसका संवर्धन ही होता था। तो ये हमारी जड़ी बूटियों की विशेषताएं थी। लेकिन आज ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि रोग के साथ साथ हमारे शरीर के जो जीवन तत्व हैं उनको भी समाप्त कर देती हैं। और यही कारण है कि हम दवाइयां लेते लेते हमारे अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि इम्यूनिटी ह्रास हो जाती है कि हमें कोई भी रोग हो सकता है। आज जैसे कैंसर जैसा रोग पनप रहा है, जैसे थायराइड संबंधी रोग बन रहा है, हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, मानसिक रोग, कितनी ऐसी स्थितियां बढ़ रही हैं कि जिसकी तरह नहीं। अस्पताल भी खुलते जा रहे हैं और रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन निदान कुछ नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि हम उसके पीछे जो है उसके बीमारी के कारण को नहीं ढूंढ रहे हैं। कारण को अगर ढूंढ लें तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी निकल आएगा और उसका उपचार भी हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं हों, ऐसे हमारे चिकित्सालय हों, प्रशिक्षण संस्थान हों, जहां से व्यक्ति निकले तो जीवन जीने की कला भी उसको आए और लोगों का उपकार भी करने की स्थिति उसके अंदर आए। अगर इस तरीके का होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। आज जैसे मेडिकल की पढ़ाई है बहुत महंगी हो गई, सर्वसाधारण से परे की हो गई। मैनेजमेंट की पढ़ाई है सर्वसाधारण से परे की हो गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है सर्वसाधारण से परे की हो गई। सिविल सर्विसेज की पढ़ाई है। अब उसके लिए पहले हम देखते हैं कि गांव का एक बच्चा भी सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करता था, आईएएस बनता था, और जो गांव का बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाता था तो गांव के दर्द को भी समझता था। और आज वो स्थितियां नहीं है। आज अच्छे इंस्टीट्यूशन में, कॉन्वेंट में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके वो जब बच्चा आईएएस बनता है तो उसका एटीट्यूड वही होता है। एटीट्यूड वही होता है कि वो उसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है और दूसरों को दुख दर्द समझता ही नहीं। फिर गांव के कल्चर को नहीं समझेगा, हमारे कल्चर को नहीं समझेगा, हमारी संस्कृति को नहीं समझेगा। तो ये सब चीजें समझने के लिए अगर उस जिस परिवेश से
पहले व्यक्ति आ रहा था, वो परिवेश अब खत्म हो चुका है। हम आप देख रहे हैं कि गांव का बच्चा, जैसे हमारे यही घर में, हम लोग गांव में ही पढ़े लिखे, हमारे घर का भांजा जैसे है, IAS है, सिविल सर्विसेज से क्वालिफाई किया, 96 बैच का है। तो इस तरीके से डॉक्टर हुए, इंजीनियर्स हुए हमारे घर में ही। सन 62 में हमारे घर से इंजीनियर बन गए, जो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए। ऐसा कहने का तात्पर्य गांव से ही पढ़े लिखे थे और गांव के ही कल्चर को अपने घर में भी रखा। और वही कारण था कि उनको दुख दर्द था गांव का। किसान आदमी अगर उनके चैम्बर में पहुंच जाए तो कम से कम उनको ये लगता था कि नहीं, हमारे कोई आया है, गांव का व्यक्ति आया है। उसके हर समस्या का समाधान उसको करने की कोशिश होती थी उसकी। और आज तो ये समझता है, अरे कहाँ से गंदा आदमी आ गया, निकालो निकालो इसको। ये परिस्थितियां हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारे हों जहाँ की स्वास्थ्य की शिक्षा और शिक्षा संस्थान जितने भी एजुकेशनल है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे प्रशिक्षण संस्थान हो, चाहे IIM जैसे इंस्टीट्यूशन हो, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ हर व्यक्ति का प्रवेश मिल सके। केवल ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाला भी आए। पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था। आज तो हिंदी मीडियम वाला कहीं टिक ही नहीं पा रहा है, जबकि अन्य देशों में वहाँ की भाषा पर वहाँ की पढ़ाई होती है। चाहे रूस में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, हर जगह की अपनी ही भाषा में, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, वहीं की भाषा में हो। लेकिन हमारे देश में अगर पढ़ाई होगी अच्छी इंस्टीट्यूशन में तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी, हिंदी तो छूट गई, खत्म हो गई, हमारी भाषा खत्म हो गई, हमारी पाली भी खत्म हो गई। पाली को तो निकृष्ट दर्जे की भाषा मान लिया गया। और हमारी जबकि यही पाली भाषा, लिखत में तो हमारी पाली ही भाषा पुरानी भाषा है, प्राकृत भाषा यही हमारी पुरानी भाषा है, जिसके हमें शिलालेख तक मिलते हैं। लोग आज 4000 पहले से संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत तो पाली की सुधारित भाषा है। ये तो भाषा विज्ञान, ये सारी की सारी चीजें जब आदमी शोध में जाता है, अनुसंधान करता है, तब पता चलता है कि नहीं, हाँ हमारी भाषा क्या थी। और हमारी भाषा के माध्यम से जो 2-2 हजार शिलालेख मिल रहे हैं एक एक जगह पर, वो शिलालेख क्या है उसको पढ़ने से पता चलता है, देखने से पता चलता है कि हमारी ये पाली संस्कृत, हमारी समर्थ संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी गौरवशाली संस्कृत थी। विश्व को इसने दिशा दिया, विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है। तो ये हमारी समर्थ संस्कृति रही है। तो इस संस्कृति को हमने भुला दिया। तो आज जरूरत, और ये जो चीजें हो रही हैं, ये महज इस वजह से कि हमारी समर्थ संस्कृति आगे ना आ पाए। लेकिन समय का काल चक्र है, चलता रहता है, काल चक्र है, चलता रहता है, समय परिवर्तन होता है। इसीलिए द्वितीय बुद्ध काल कहा गया है कि इस समय को द्वितीय बुद्ध का काल चल रहा है। और इस समय आप देखें, ध्वंस और निर्माण दोनों हो रहा है। एक अनुसंधान होता है कि आदमी विध्वंसकारी सीखता है, विध्वंसकारी तत्व पैदा होता है और ऐसे ऐसे तत्वों का अनुसंधान करता है जिससे विध्वंस होता है। और एक व्यक्ति अनुसंधान करता है अपने अंदर तो जो समता, बंधुता, एकता, प्यार, सहयोग, सहकार लाता है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। साधना वही है। तो एक जो साधना करता है केवल भौतिक जगत में भौतिक सुख सुविधाओं की बात करता है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं का केवल करने से काम नहीं चलेगा, उनको भोगने के लिए हमारा शरीर भी तो ठीक होना चाहिए। अब बहुत हम देखते हैं आज समाज में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं है। मन के अंदर दया, करुणा, क्षमा, संहिता, सेवा, सद्भावना नहीं है, प्यार और सहकार नहीं है परिवार में। और प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो ये सारी सारी चीजें जो है बदल गई शिक्षा के अभाव में, सही शिक्षा ना होने से। और शिक्षा के अंदर जो नैतिकता की शिक्षा होनी चाहिए, पंचशील की शिक्षा होनी चाहिए, अष्टांग योग की शिक्षा होनी चाहिए, तो ये सारी शिक्षाएं अगर हैं तो हम उद्दंड होने के अलावा और कुछ नहीं होंगे। तो शिक्षा के माध्यम से जो मैंने बताया कि जीविकोपार्जन का साधन है, जीविकोपार्जन के साथ साथ अगर हमें विद्या नहीं आई, जीवन जीने की कला नहीं आई, तो हम अकेले रहेंगे, मानसिक बीमारियों के शिकार बनेंगे, ये निश्चित है। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हमने अभी भी चेत नहीं आई, क्योंकि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है, गांव की प्राइमरी एजुकेशन है, वो सारे इंस्टीट्यूशन बंद होते चले जा रहे हैं। और मेडिकल में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं जिसमें 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है पढ़ाई में। ऐसी स्थितियां हमारे गांव के व्यक्ति को तो नहीं है। और आने वाले समय में जो मैंने ये प्राकृतिक चिकित्सा सन 67 से मैं इसी विधा पे हूँ,
मैंने कितना इसमें अनुसंधान किया है, कितने रोगियों को ठीक किया है, मेरे सामने बहुत सारे ऑफर भी आए हैं, हम ऐसा इंस्टीट्यूशन खोल दें, इसमें आपके योगदान रहे। लेकिन होता क्या है कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और ये हमारे जीवन में अपनी मनमानी वाली बात नहीं रही। क्योंकि आईएम में 16 साल मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव पढ़ाया है, तो उन लोगों की मानसिकता को भी मैंने समझा है। तो आज केवल और केवल पैसा कमाने का ही केवल कार्य चल रहा है, उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोल भी रहा है तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि एक इंस्टीट्यूशन हम खोलें, फिर दूसरा खोलें, तीसरा खोलें और पैसे का अंबार लगा दें। ये उनके अंदर नहीं है कि हम ऐसे नागरिक उसमें तैयार करें जो देश के निर्माण में उनका योगदान है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, स्वास्थ्य, कोई भी विज्ञान हो, ऐसी पढ़ाई हो जिससे पीड़ित मानवता को उसका कल्याणकारी शिक्षा हो सके। अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन अगर हमारे इस देश में हमारे समण भाई बहन इस और जागरूकता से, क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद का ही है। क्योंकि आज एलोपैथी से लोग उब रहे हैं, उसके जो खर्चे हैं बहुत महंगे खर्चे हैं, ऑपरेशन है बहुत महंगे हैं, और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे लीवर सिरोसिस के, लीवर फाइब्रोसिस के, हेपेटाइटिस के ऐसे रोगी आ रहे हैं, बहुत सिंपल ढंग से ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खर्चीला हो, केवल हमें अपने अंदर की इम्यूनिटी को डेवलप करना है और हमें अंदर को विकार मुक्त करना है, और यह अध्यात्म से जुड़ी हुई चिकित्सा है। सबसे बड़ी बात है, भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि हमारे जो शरीर में रोग आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, ये हमारे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष राग, ये सारी के सारे जो विकार हैं, इनके साइड इफेक्ट हैं। अब ये चीज समझ में कहाँ से आएगी? जब तक पढ़ेगा नहीं व्यक्ति तब तक कहाँ से समझ में आएगा? जब ये चीजें समझेगा तब समझ में आएगा। तो इस चीज को बताने वाला कौन है? बताने वाला जे बिरला ही है। क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर बनने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद, वो तो केवल पैसा कमाने की मशीन बनना चाहता है, और यही हो रहा है। इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है केवल पैसे कमाने के लिए, वो सेवा के लिए नहीं खोलना चाहता है। शिक्षण संस्थान भी खोल रहा है तो ये नहीं सोच रहा कि राष्ट्र के निर्माण में हमारे यहाँ के शिक्षण प्रशिक्षण लेने के बाद जाएगा, राष्ट्र निर्माण में योगदान होगा, ये उसके अंदर भावना ही नहीं है। तो पहले तो भावना ही होनी चाहिए, फाउंडेशन ही पड़े तो उसके साथ यही भावना होनी चाहिए, हमारा जो उद्देश्य होगा इस इंस्टीट्यूशन से, जो भी चाहेगा, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, उसका एक ही उद्देश्य होगा, पीड़ित मानवता की सेवा करना, देश के उत्थान में उसका क्या योगदान हो सकता है। इसके पीछे अगर शिक्षण संस्थान का योगदान हुआ तो निश्चित रूप से हमारी धरती धन्य हो जाएगी और पुनः विश्वगुरु होगा, पुनः विश्वगुरु होगा। और आने वाला समय यही है। बहुत सारी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां यही कह रही हैं, चाहे प्रोफेसर हरार हो, चाहे जीन शिक्षण हो, जितने भी हैं, उन्होंने यही कहा है कि भारत से सूर्य का उदय हो रहा है जो समस्त विश्व को प्रकाश देगा। एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी और एक करेंसी होगी। ये सारी सारी भविष्यवाणियां हैं, ये केवल मैं अपनी कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो हैं, जब आप अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको लगेगा। तो जो भी चीज मन मस्तिष्क में ऋषि सत्ता के अंदर आती है, उसका समाज में अपने आप ही उसका क्रियान्वयन होता है। जो जैसा सोचता है करता है, वैसे ही बन जाता है। तो हमारी आपकी समण भाई बहनों की यही सोच है कि हम समता, बंधुता, एकता, हम किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, किसी से हम आक्रोशित नहीं होते हैं, हम किसी के लिए परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा हिंसा परमो धर्म, ये हमारा है। सत्य हमें बोलना है, नशापाता से दूर रहना है। अगर इन पंचशीलों का हमने अपने पालन किया है, तो पंचशीलों का पालन कराने के लिए गांव गांव, घर घर अगर हम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये समर्थन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आगे आने वाले समय में तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को दिशा बोध कराएंगे, और विपස්සना के माध्यम से लोगों की जो लाइन लगी पड़ी है, लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, शांति के लिए आ रहे हैं, तो शांति और सुरक्षा हमारी समर्पण के माध्यम से मिलेगी। कर रहे हैं, अपने समर्पण के 4 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये 4 साल का बच्चा है, अभी तो ये थोड़ा सा उंगली पकड़ के चलना शुरू किया है, और ये धीरे धीरे दौड़ेगा। दौड़ने के साथ जैसे जैसे यंग होगा, जवान होगा, वैसे वैसे लोगों को पता चलने लगेगा कि समर्थन क्या है।
अभी तो समर संघ के विषय में लोगों को पूछना पड़ता है कि समण क्या है, श्रमण क्या है, बमण क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हमारा समर संघ शुरू से ही इस बात की जानकारी देता रहा, रोजाना 8 बजे से 10:30 बजे तक जो पोर्टल में बोला जा रहा है, अगर लोग ध्यान से सुनेंगे तो विश्व की जो हमारी पुरातन विरासत है उसको भी जानेंगे। पुरातन हमारी जो विरासत है कितनी महत्वपूर्ण थी। दीवक जैसे वैद्य हुआ करते थे जो केवल देख करके मर्द को, नब्ज देख करके, शरीर को देख करके ऐसी जड़ी बूटियां दे देते थे कि आदमी अपने आप ठीक हो जाता था। कहने का तात्पर्य जड़ी बूटियां उनसे बोलती थी, भैया मुझे ले चलो, इस रोग के लिए ये है। आज घास खरपतवार लोग समझ करके उसको फेंक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये घास की जड़ी बूटियां आज बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अनुसंधान हो रहे हैं। कई जड़ी बूटियों के विषय तो मैंने भी कहा अपने सीमैप जैसे संस्थानों में, एनडीआरआई जैसे संस्थानों में, एक डायरेक्टर साहब उनको भी मैंने सजेस्ट किया है ये जड़ी बूटियों के विषय में आप थोड़ा सा काम करें और इनकी टेबलेट बना के दें। रा फार्म में तो मिल जाती है, अच्छी बात है, रा फार्म में ही ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमें उसको टेबलेट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट रूप में अगर हम दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके का कार्य भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है इन जड़ी बूटियों के साथ, प्राकृतिक उपादानों के साथ, मिट्टी पानी धूप हवा के साथ मैंने काम किया है और बहुत सारे क्रॉनिक मरीज ठीक हुए हैं। क्योंकि ये सफर लंबा सफर है, 67 से लेकर आज तक 58-59 साल हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो भी वर्क हो रहा है, और इस पोर्टल पे ही मैंने अपना जो क्लास चलाई थी, करीब 1.5 महीने चला है, सुबह 6:30 से 7 बजे तक, 6:30 से 8 तक चला। वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बुधवार को, हर बुधवार को, जैसे कल बुधवार है, कल 7:15 से 8 बजे तक मेरी क्लास रहेगी। तो अब इसमें भी अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। जब जुड़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और मैं तो यही कहता हूँ मेरे समर भाई बहन भयमुक्त हो जाए, रोगों के से भयमुक्त हो जाए। जब तक मेरा ये शरीर है, आप सब लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। कोई भी रोग है, केवल और केवल आप अपना खान पान सुधार लेंगे, अपनी दिनचर्या सुधार लेंगे और अपनी सोच को सुधार लेंगे। मेन चीज है सोच को सुधारना है। तो अगर ये चीजें सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जल्दी कहीं बहुत ज्यादा बीमारी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, संयम आपको करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, खान पान का संयम। और जो भी हमारे इस पोर्टल पे जुड़े हुए किसान भाई, खेती से जुड़े हुए हों, उन लोगों से एक ही निवेदन है कि वो अपने खेतों में इस तरीके के आज जो अनुसंधान आ रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के संदर्भ में, प्राकृतिक खेती के रूप में, सुभाष पालेकर जी की खेती का कॉन्सेप्ट है, ऐसी खेती के विषय में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको अध्ययन करके अपने अप्लाई करें, अपने खेतों पर, अपने बागवानी में अप्लाई करें, अपने किचन गार्डन में अप्लाई करें। अगर ये अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना के रख सकते हैं। क्योंकि आज जो बीमारियां आ रही हैं खान पान से ज्यादा आ रही हैं, सोच से ज्यादा आ रही हैं, सोच से भी आ रही हैं। सोच के अंदर जो है परिवर्तन लाने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।